दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन बीडी संहिता में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक होने वाला है। तो आइए शुरू कर दे बगैर समय गंवाएं। तो दोस्तों हमें कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि स्वयं द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का बंटवारा अगली पीढ़ी के सदस्य के बीच करने का साधन है वसीयत। भारत में वसीयत एक आम शब्द है जिस संपत्ति के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को अंग्रेजी में विल कहते हैं। आइए समझते हैं वसीयत संबंधी कानूनी प्रावधानों को। सबसे पहले हमें दोस्तों ये ध्यान में रखना होता है वसीयत से जुड़ा कानून क्या होता है। ठीक है, वसीयत से जुड़ा कानून यह है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसीयत एक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करता है। संपत्ति को निपटान के संबंध में इस तरह की घोषणा वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। आइए ये भी जान लेते हैं वसीयत से जुड़ी आवश्यक बातें क्या होती हैं। आइए समझते हैं क्या है। पहला है हमारा चल और अचल दोनों संपत्ति की वसीयत बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चल यानी पैसा, संपत्ति, धन दौलत हो गया। ठीक है, और अचल यानी प्रॉपर्टी के मामले में आता है अचल संपत्ति, जैसे जर जमीन, ये सब आता है अचल संपत्ति। ये दोनों जो है वसीयत बनाई जा सकती है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वसीयत बनाने के लिए वही व्यक्ति सक्षम है जो दिमागी तौर पर स्वस्थ और तथा वयस्क हो। ठीक, और तीसरा जो है व्यक्ति केवल वही संपत्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं अर्जित की है। वह अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता। पैतृक संपत्ति के मामले में व्यक्ति उसी संपत्ति की वसीयत कर सकता है जो उसे उत्तराधिकारी में मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया होगा वसीयत से जुड़ी आवश्यक बातें क्या होती हैं। और यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि वसीयत से जुड़ी औपचारिकताएं क्या हैं। ठीक है, पहला है वसीयत का कोई निर्धन रूप नहीं है। यह किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। हालांकि वसीयत की भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। वसीयत का रजिस्ट्रेशन या इसको नोटराइज करवाना आवश्यक नहीं होता है। एक कागज़ के टुकड़े पर भी वसीयत लिखी जा सकती है दोस्तों, परंतु वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विल को चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है और इससे आवश्यक मुकदमेबाजी से बचा सकता है। और तीसरा क्या लिखा गया है दोस्तों, वसीयत को निष्पादित करने के लिए किसी भी स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वसीयत को विधिवत हस्ताक्षरित और 2 गवाहों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। यानी 2 गवाह जरूरी होता है दोस्तों सत्यापित करने के लिए। गवाहों को एक दूसरे की उपस्थिति में और वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना होता है। और पांचवा जो हमारा है, हिंदुओं के मामले में गवाह एक लाभार्थी भी हो सकता है, परंतु यह सलाह दी जाती है कि एक लाभार्थी द्वारा वसीयत सत्यापित नहीं की जानी चाहिए। अदालतों ने ऐसे मामलों में संदिग्ध परिस्थितियों में माना है। आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है वसीयत और उससे जुड़ी कानूनी प्रावधान पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला, क्या निर्णय दिया है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये आगे की समस्या हो सकती है अगर नहीं समझते हो तो। और लिखा क्या गया है, कविता कंवर केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत से जुड़ी कुछ प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। कविता कंवर केस में उन संदिग्ध परिस्थितियों का विवरण है जो न्यायालयों द्वारा किसी भी वसीयत को अमान्य करार देने के लिए विचार की जाती है, चाहे विपक्ष में कोई दलील दी जाती है या नहीं। वसीयत प्रस्तावक के लिए यह आवश्यक है कि वह विल से संबंधित सभी संदिग्ध परिस्थितियों को हटाकर न्यायालय के विवेक को संतुष्ट करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। अभी आपने अगर मानहानि के विषय में नहीं जाना है तो मानहानि का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज़रूर जाकर देखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप जुड़े रहिए इंडियन बीडी संहिता से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।